स्टूडेंट्स, आज हम 12th के मैथमेटिक्स क्लास के वीडियोस लेकर हाजिर हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। और इसमें अगर थोड़ी सी अगर दिमाग कॉन्सेंट्रेट करके अगर क्लास देख लेते हैं तो निश्चित रूप से वेक्टर का एक भी सवाल नहीं छूटेगा, इस बात का दावा है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सदिश के बारे में कि सदिश क्या है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा है कि सदिश वे राशियां हैं जिनमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। साथ में आपने अदिश के बारे में जाना है कि जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, क्या होते हैं वो हम समझते हैं कि वो अदिश राशि है। जैसे आपने पढ़ा है लंबाई, द्रव्यमान, समय इत्यादि इस टाइप के जितने भी हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, जिसमें सिर्फ परिमाण हो, दिशा नहीं हो, वे सभी अदिश राशियां कहलाते हैं। लेकिन सदिश राशि जैसे कि आपने पढ़ा है बल के बारे में, त्वरण के बारे में, संवेग के बारे में, वेग के बारे में, विस्थापन के बारे में, ये सब राशियां क्या हैं? सदिश राशियां हैं। आज हम उसी पॉइंट्स को आज मैथमेटिक्स में आज इसका स्टडी करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम जाने कि सदिश क्या है। तो जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। आप डिफिनीशन जो है सबसे पहले लिख लीजिएगा। सदिश जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो उसे सदिश कहते हैं। बिल्कुल सही। सदिश क्या है? तो जिस राशि में दिशा और परिमाण दोनों हो उसे हम सदिश कहते हैं। लेकिन इस सदिश में हमको सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, ऐसे एग्जाम्पल में आप जान लीजिए कि एग्जाम्पल में आपने पढ़ा है, फिजिक्स का जनरली चैप्टर है लेकिन इसे मैथमेटिक्स में किस प्रकार से पढ़ना है इस वीडियोस में हम देखेंगे। जैसे बल, वेग, विस्थापन, संवेग इत्यादि जो है ये सभी सदिश हैं। तो देखिए सदिशों का निरूपण कैसे होता है, सदिश राशि का निरूपण कैसे होता है। तो आपने पढ़ा है सदिश राशि का निरूपण एक तीर चिन्ह होता है और इस तीर चिन्ह के एक तरफ सबसे पहले एक सरल रेखा होता है। सदिश का निरूपण कैसे किया जाता है? तो एक सरल रेखा होता है और इस सरल रेखा के किसी एक छोर पर जो है तीर का चिन्ह लगा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम इस सदिश का निरूपण करते हैं। ये जो लंबाई है, जो यहाँ से यहाँ तक जो रेखा है, सरल रेखा है, इसकी जो लंबाई है उसे सदिश का परिमाण बोलते हैं। और जो यह तीर चिन्ह है यह सदिश के दिशा को बतलाता है। यह तीर चिन्ह सिर्फ यही बतलाता है कि सदिश का दिशा किस तरफ है और यह जो तीर की जो लंबाई है यह इसके मैग्नीट्यूड को अर्थात परिमाण को बतलाता है। हम इसमें आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि स्थिति सदिश के बारे में कि स्थिति सदिश क्या है। तो देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आप प्रीवियस क्लास में छोटे तौर पे पढ़े थे दो अक्षों के बारे में, सिर्फ दो अक्ष के बारे में आपने पढ़ा कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। लेकिन अब आप इसमें 3 डायमेंशनल वेक्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर में क्या है कि इसमें 3 अक्ष माना जाता है। ये 3 अक्ष होता है, एक्स अक्ष, यहाँ वाई और यह जेड। और तीनों क्या होते हैं? समकोणिक होते हैं, दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ये समकोणिक होते हैं, एक्स अक्ष, वाई और जेड अक्ष। अब क्या है कि इसको आप जानते हैं, इसको आई कैप से लिखा जाता है, इसको जे कैप से और इसको के कैप से लिखा जाता है। यदि कोई भी, इसको बोलते हैं मूल बिंदु। और आप जान लें कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। आप पढ़े हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर में 0 0, 3 डायमेंशनल वेक्टर में वही कर देना है 0 0 0, मतलब x निर्देशांक का भी मान 0, y निर्देशांक का मान भी 0 और z निर्देशांक का मान भी 0। जिस बिंदु पर होता है वह बिंदु आपका होता है मूल बिंदु। तो यदि कोई बिंदु यहाँ पर P है, यहाँ पर अगर कोई भी बिंदु P है तो इस बिंदु P को दर्शाने वाले
वैसा सदिश, बिंदु P को दर्शाने वाला वैसा सदिश जो कहां से बतलाए, जो स्थिति बतलाए O से, मतलब मूल बिंदु से किसी बिंदु की स्थिति बतलाने वाले सदिश को हम बोलेंगे स्थिति सदिश। मतलब यहां से यहां, यह बिंदु मान लीजिए आपका कि एक्स आई कैप और जे वाई जे कैप, इसको ऐसे लिख सकते हैं जेड के कैप, कुछ भी इस बिंदु का ये निर्देशांक दिया गया है, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है, जेड के कैप है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, सिर्फ लिख सकते हैं एक्स वाई और जेड, मतलब इस बिंदु की स्थिति है एक्स वाई जेड, यह एक्स निर्देशांक वाई और जेड निर्देशांक। अगर बात किया जाए कि इस मूल बिंदु से इसके स्थिति को बतलाने वाले सदिश जो OP है, OP का मतलब O से P को बतलाने वाला, बिंदु O से बिंदु P की स्थिति को बतलाने वाला सदिश जो है यह, इसी को बोलते हैं स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश को हम वेक्टर R से सूचित करते हैं। ये OP आपका क्या हो गया, स्थिति सदिश, और इसको किससे लिखते हैं, वेक्टर R से लिखते हैं। ठीक है, तो आपने इस बात को समझा, फिर से एक बार इसको समझाते हैं, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ए क्या है कि आप 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ रहे हैं। 3 डायमेंशनल वेक्टर में क्या होता है कि 3 निर्देशांक होता है, एक्स निर्देशांक, वाई और जेड निर्देशांक। एक्स निर्देशांक के दिशा को बतलाने के लिए आई कैप, इसको जे कैप और इसको जेड कैप का प्रयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि एक बिंदु एक्स वाई और जेड निर्देशांक वाला दिया गया है बिंदु P, और इस बिंदु P की स्थिति अगर O से, O क्या है, मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 3 डायमेंशनल में 0 0 0। तो इस मूल बिंदु से इस बिंदु P का जो स्थिति है बतलाने वाले जो सदिश है, उस सदिश का नाम है स्थिति सदिश। और स्थिति सदिश यहाँ पर OP लिखा गया, OP वेक्टर का मतलब हुआ O से P, O से बिंदु P की स्थिति। अब इस OP को यहाँ इसके लिए क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश, और इसको वेक्टर R से सूचित किया जाता है। यदि मान लीजिए कि वेक्टर R का मान दिया गया है, वेक्टर R यहां से अगर निकालना है तो वेक्टर R क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप डिस्टेंस, एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। अगर इसका मोड निकालना है, मोड इट मींस दैट इसका परिमाण, मोड का मतलब क्या, इसका परिमाण निकाल रहे हैं, मतलब स्थिति सदिश का परिमाण निकालना है। 3 डायमेंशनल वेक्टर में किसी भी सदिश का अगर परिमाण निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सूत्र का उपयोग करते हैं। मतलब यदि किसी सदिश का निर्देशांक इस तरीका से दिया गया है कि स्थिति सदिश R वेक्टर बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के कैप, तो इस स्थिति में अगर इसका परिमाण निकालना है, मैग्नीट्यूड इसका निकालना है, अर्थात मोड निकालना है, तो रूट अंडर एक जो यहाँ पर एक्स निर्देशांक है उसका स्क्वायर प्लस वाई निर्देशांक का स्क्वायर प्लस जेड निर्देशांक का स्क्वायर कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा कि किसी भी सदिश का परिमाण। और यहाँ R क्या है, स्थिति सदिश, मतलब यह आगे स्थिति सदिश का परिमाण। ठीक है, अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसके आगे हम लोग स्टडी कर रहे हैं कोसाइन के बारे में। चलिए दिक कोसाइन क्या है इसके बारे में स्टडी करता हूँ, देखिए आगे। अब हम देखेंगे दिक कोसाइन के बारे में कि दिक कोसाइन क्या है। दिक कोसाइन क्या है, इसको समझने के लिए आप यहाँ पहले समझिए। यह 3 डायमेंशनल वेक्टर है। यह मान लीजिए कि यह बिंदु P और यह तो आप जानते हैं मूल बिंदु है, और ये जो स्थिति बतला रहा है इस स्थिति को कहते हैं स्थिति सदिश। स्थिति को बतलाने वाले सदिश को क्या बोलेंगे, स्थिति सदिश। मतलब किसी बिंदु की स्थिति मूल बिंदु से जो बतलाता है उसको स्थिति सदिश बोलते हैं, बताया गया है थोड़ी देर पहले। तो ये जो वेक्टर R है, यह वेक्टर R एक्स अक्ष के साथ मान लीजिए अल्फा कोण बनाता है, यह वाई अक्ष के साथ गामा कोण बनाता है, और यही जेड अक्ष के साथ यह बीटा कोण, और यहाँ पर यह गामा। मतलब यह जो स्थिति सदिश वेक्टर R है, यह वेक्टर R एक्स अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा।
बस यह जो अल्फा बीटा और गामा जो है, ये अल्फा बीटा और गामा, अल्फा क्या है एक्स अक्ष के साथ बना कोण, बीटा क्या है वाई अक्ष के साथ बना कोण, गामा क्या है जेड अक्ष के साथ बना हुआ कोण। तो इन कोणों को हम दिशा कोण कहते हैं, तो दिशा कोण कहते हैं। क्लियर कि यह जो स्थिति सदिश वेक्टर आर है, यह एक्स अक्ष के साथ अल्फा कोण, वाई अक्ष के साथ बीटा कोण और जो जेड अक्ष है इसके साथ बना रहा है गामा कोण। ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि अल्फा बीटा और गामा जो कोण बना रहा है क्रमशः एक्स वाई और जेड अक्ष के साथ, इसको बोलते हैं दिशा कोण कहते हैं। और दिशा कोण के बाद हम जानते हैं कि दिक् कोसाइन क्या है। इसी दिशा कोण के साथ ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, अगर इसके साथ हम कॉस लगा दें, अगर इसके साथ हम कॉस लगा दें, मतलब जो आप दिशा कोण है, इस दिशा कोण के साथ यदि कॉस लगा दें तो इसी को बोलते हैं कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को ही हम बोलते क्या हैं कि यह वेक्टर आर का दिक् कोसाइन है। वेक्टर आर का दिक् कोसाइन कहते हैं। दिक् को जया हिंदी में कहते हैं, दिक् को जया, यहाँ दिक् को जया भी इसको बोल सकते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं क्या कि जो ये स्थिति सदिश है, यह एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई के साथ बीटा और जेड के साथ गामा बना रहा है। और इस अल्फा बीटा और गामा को दिशा कोण कहते हैं। और दिशा कोण के साथ यदि आप कॉस लगा रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कि यह स्थिति सदिश वेक्टर आर का दिक् कोसाइन है। और जब आप दिक् कोसाइन निकाल लेते हैं तो ये जानिए कि कॉस अल्फा जो है इसको हम एल बोलते हैं, कॉस बीटा को एम से सूचित करते हैं और कॉस गामा को हम एन से सूचित करते हैं। दैट्स क्लियर। और एक सूत्र आप याद कर लीजिए कि एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ देख रहे हैं कि जो कोसाइन है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, इसको आप वेक्टर आर का दिक् कोसाइन बोलते हैं। और कॉस अल्फा को हम एल से सूचित करते हैं, कॉस बीटा को एम से और कॉस गामा को एन से। यहाँ पर एक सूत्र बन कर आ रहा है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। यह आपको सूत्र याद कर लेना है। अब इसके बाद हम चलते हैं कि एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि कॉस अल्फा बराबर होता है एक्स बटा आर, कॉस बीटा बराबर वाई बटा आर, और यहाँ कॉस गामा बराबर हो जाता है जेड बटा आर। इसको भी दिमाग पर बैठा लीजिएगा कि कॉस अल्फा को x बटा आर लिखते हैं, कॉस बीटा को y बटा आर लिखते हैं, कॉस गामा को z बटा आर। यहाँ x, y और z क्या है, यहाँ x y और z है स्थिति सदिश का निर्देशांक। x स्थिति सदिश का x निर्देशांक को बता रहा है, ये y स्थिति सदिश के y निर्देशांक को बता रहा है, और z स्थिति सदिश के z निर्देशांक को बता रहा है। अगर ये आप अगर समझ लिए हैं तो इसको आप उतार लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं दिक् अनुपात क्या है। आप इसके पहले पढ़े हैं दिक् कोसाइन के बारे में, और दिक् कोसाइन में आपने क्या पढ़ा, दिक् कोसाइन में आपने पढ़ा है कि दिक् कोसाइन को एल, एम और एन से सूचित किया जाता है। और इस दिक् कोसाइन में स्थिति सदिश के परिमाण से गुणा कर दिया जाए, मतलब आर से गुणा कर दिया जाए, तो इसी को हम बोलते क्या है, दिक् अनुपात। क्या बोलेंगे इसको, ये हो गया आपका दिक् अनुपात। अगर किसी स्थिति सदिश का दिक् अनुपात ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप दिक् कोसाइन निकालिए। दिक् कोसाइन निकालने के बाद उस स्थिति सदिश के परिमाण का जो सूत्र बताया गया कि मोड वेक्टर आर, ये मान बताया गया था ना, तो इसी को मोड में ना लेकर सिर्फ आर लिखा गया है, जिसका मान होता है √x² प्लस y² प्लस z²। तो इस आर से अगर दिक् कोसाइन में गुणा कर दिया जाए तो ये जो निकलता है वो दिक् अनुपात है। और यहाँ पर एल आर को ए से, एम आर को बी से और एन आर को सी से सूचित किया जाता है। क्लियर। अब यहाँ पर एक बात समझे, जिस प्रकार से आपने लिखा l² m² n² का मान 1 आपने लिखा, लेकिन आप यह नहीं लिख सकते हैं a² b² c² नॉट इक्वल टू 1 होता है।
मतलब ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, परंतु ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, यह 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो चलिए अब हम चलते हैं कुछ महत्वपूर्ण सदिश अर्थात सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर देखते हैं कि कितने प्रकार के वेक्टर होते हैं। जो आपने फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा होगा उसी के सदृश यह है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो कुछ डिफरेंट होगा आगे चलकर। चलिए हम जानते हैं कि सदिश के कितने प्रकार होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सदिश के प्रकार। तो सदिश के प्रकार में सबसे पहले हम शून्य सदिश के बारे में देखते हैं कि शून्य सदिश क्या है। तो ये आपका शून्य सदिश क्या है, तो जिस सदिश का प्रारंभिक और अंतिम जो बिंदु है एक ही बिंदु पर है वह शून्य सदिश है। इस शून्य सदिश में क्या होता है, इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही पॉइंट पर होता है, वो क्या है, शून्य सदिश है। तो यहाँ पर एक जानने वाली बात हो जाएगी, अगर डिफिनीशन लिख रहे हैं तो जिसका परिमाण जो है शून्य हो और दिशा अनिश्चित हो उसे हम शून्य सदिश कहते हैं। इसको डिफाइन कर सकते हैं कि जिसका परिमाण शून्य तथा जिस दिशा अनिश्चित हो आपका वह क्या हो गया, शून्य सदिश हो गया। तो जिसका परिमाण शून्य तथा दिशा अनिश्चित है उसको हम क्या बोलेंगे, शून्य सदिश। और एक और पॉइंट कि जहां से यह शुरू होता है वहीं पर इसका अंतिम बिंदु होता है, मतलब इसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही पर होता है, वह क्या है, वह आपका शून्य सदिश है। शून्य सदिश का मतलब अगर ए से प्रारंभ होता है तो इसका अंतिम बिंदु भी किस पर है, ए पर ही समाप्त होता है, तो इसको हम बोलते हैं शून्य सदिश। अब इसके बाद हम जानेंगे मात्रक सदिश क्या है। मात्रक सदिश में हम जानेंगे कि आखिर मात्रक सदिश क्या होता है। मात्रक सदिश का मतलब, मात्रक मतलब यूनिट वेक्टर क्या है, तो जिसका परिमाण 1 है उसको हम बोलते हैं मात्रक सदिश। जिसका परिमाण 1 है, जिसका परिमाण 1 हो उसको क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे। जिसका परिमाण 1 हो उसको क्या बोलेंगे, मात्रक सदिश बोलेंगे। और इसका उपयोग करते हैं सिर्फ दिशा को बतलाने के लिए, किसी भी दिशा को बतलाने के लिए। और कोई वेक्टर है अगर उसकी दिशा बतलाना है तो मात्रक सदिश के द्वारा दर्शा सकते हैं। अब देखिए मात्रक सदिश को एक कैप से सूचित किया जाता है, एक कैप लगा दीजिएगा मात्रक सदिश हो जाएगा। और इस मात्रक सदिश को ज्ञात करने के लिए किसी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश कैसे ज्ञात किया जाए, तो किसी सदिश के दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करने के लिए उस सदिश के परिमाण से भाग दिया जाता है। मतलब कि ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए कर दिया जाए तो यह आपका मात्रक सदिश हो जाता है। अर्थात मात्रक सदिश का उपयोग किया जाता है सिर्फ दिशा को बतलाने के लिए, और इसका परिमाण आपका 1 होता है और इसको ए कैप से सूचित किया जाता है। और साथ में ए कैप बराबर हो जाएगा वेक्टर ए बटा मोड वेक्टर ए। तो इस प्रकार से यह आपका हुआ मात्रक सदिश। अब इसके आगे हम देखते हैं कि और भी वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं, उसका स्टडी हम 1 बाय 1 करेंगे। चलिए इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि सह-आदिम सदिश क्या है। सह-आदिम सदिश के बारे में आप जान लीजिए कि 2 या 2 से अधिक वैसा सदिश जिसका प्रारंभिक बिंदु अर्थात जिसका उद्गम जो बिंदु है एक ही स्थान पर है उसे सह-आदिम सदिश कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और दोनों का उद्गम बिंदु एक ही पॉइंट पर है। मतलब 2 या 2 से अधिक वैसा सदिश जिसका उद्गम बिंदु अर्थात जिसका प्रारंभिक बिंदु एक ही बिंदु पर हो उसे उन दोनों या उससे अधिक जितने भी सदिश हैं वे सभी सदिशों को हम बोलते हैं सह-आदिम सदिश। मतलब आप समझ लेना है, आपको मैथमेटिक्स में याद करने वाली कोई बात नहीं होती है। मैथमेटिक्स में और यदि आप समझते हैं तो निश्चित रूप से आपके दिमाग पर वो बैठ जाएगा। तो वैसा 2 सदिश या 2 से अधिक सदिश जिसका उद्गम बिंदु अर्थात जो प्रारंभिक बिंदु होता है जहां से वो शुरू करता है वह एक ही बिंदु पर है, अर्थात एक ही बिंदु से निकलने वाले सभी सदिश आपस में सह-आदिम सदिश कहलाते हैं। तो यहाँ पर वेक्टर ए और जो वेक्टर बी है वह आपका सह-आदिम सदिश हुआ, सह-आदिम
यहाँ सह आदिम सदिश यह हो गया। तो क्या सह आदिम सदिश के बारे में आप जाने? सदिश सदिश वह सदिश होता है, दो या दो से अधिक वैसा सदिश होता है जिसका प्रारंभिक बिंदु जो होता है एक ही पॉइंट पर होता है, वो सदिश सदिश है। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी का देख रहे हैं कि उद्गम जो बिंदु है वह मूल बिंदु के रूप में ओ है, अतः यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को सदिश सदिश कहते हैं। अब हम जानते हैं संरेख सदिश के, संरेखी सदिश या संरेख सदिश के बारे में। तो संरेख सदिश का मतलब कि दो या दो से अधिक वैसा सदिश जो किसी एक ही बिंदु के पैरेलल हो, समानांतर हो। जैसे ये आपका समानांतर, ए जरूरी नहीं कि दिशा समान होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन यह जरूरी है कि दो या दो से अधिक सदिश अगर एक दूसरे के समानांतर हैं तो उसको हम बोलते हैं संरेख सदिश, संरेखी सदिश, कोलिनियर वेक्टर। तो आप इस प्रकार से समझ गए हैं सहादिम सदिश क्या है, जो एक बिंदु से जिसकी शुरुआत होती है वो सभी सहादिम सदिश हैं, और किसी एक रेखा के समानांतर जितने भी सदिश होते हैं, किसी एक रेखा के समानांतर जितने भी सदिश होते हैं वे सभी सदिश संरेख सदिश कहलाते हैं। ये जितने भी सदिश हैं आपस में संरेख सदिश कहलाएंगे। तो चलिए हम इसके बाद जानते हैं कि कौन कौन से सदिश और हैं। चलिए हम जानते हैं समान सदिश के बारे में। समान सदिश क्या है? समान सदिश का मतलब वैसा दो सदिश जिसका दिशा और परिमाण समान हो, जिसका दिशा और परिमाण समान हो। समान सदिश क्या है? तो जिसका दिशा और परिमाण समान हो क्या है? समान सदिश है। एज फॉर एग्जाम्पल में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है, इसका मतलब यह है कि वेक्टर ये जो वेक्टर ए है और वेक्टर जो बी है, इन दोनों का, इसका दिशा और परिमाण और इसका दिशा और परिमाण यदि दोनों संपूर्ण रूप से बराबर है, इसका भी दिशा परिमाण और इसका भी दिशा परिमाण बराबर है, मतलब मान लीजिए कि ए का अगर परिमाण 5 है तो बी का भी परिमाण 5 होना चाहिए। अगर इसका दिशा पूर्व दिशा में है तो ये भी पूर्व दिशा में है, तो यदि दोनों का दिशा परिमाण समान है तो निश्चित रूप से यह जो आपका जो सदिश होगा उसको बोलेंगे समान सदिश। अब हम पढ़ते हैं ऋणात्मक सदिश के बारे में कि ऋणात्मक सदिश क्या है। तो किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होता है जिसका दिशा दिए गए सदिश के दिशा में के विपरीत होता है और जिसका परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर होता है। मतलब यह हुआ कि वैसा सदिश, किसी भी सदिश का, मान लीजिए कि अगर सदिश है, कोई सदिश ए बी है, तो किसी सदिश का ऋणात्मक सदिश वह सदिश होता है जिसका परिमाण दिए गए सदिश के परिमाण के बराबर परंतु जिसका दिशा दिए गए सदिश के विपरीत हो, उसे हम ऋणात्मक सदिश कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ए बी एक सदिश है और इसका ऋणात्मक सदिश लिखना है, तो ऋणात्मक सदिश का मतलब यह हुआ कि इसका जस्ट अपोजिट यहाँ पर माइनस और यह हो जाएगा बी ए, यह आपका ऋणात्मक सदिश हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ ए बी जो है, चाहे इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, आप अगर देखें तो ऐसे ए बी को हम लिख सकते हैं माइनस बी ए। आपको दिमाग में क्लियर रखना होगा कि अगर आप लिखते हैं सी डी का वेक्टर, तो अगर आप डी सी वेक्टर लिख रहे हैं इसका मतलब आगे क्या लगेगा? माइनस। ये माइनस चिन्ह क्यों? तो यहाँ पर स्पष्ट करने के लिए कि जो सी से डी की दिशा है उससे ठीक विपरीत ना होगा डी से सी की दिशा, इसलिए हम लिख देते हैं सी डी बराबर माइनस डी सी वेक्टर। मतलब यह आपका सी डी का ऋणात्मक सदिश जो है यह हुआ माइनस डी सी वेक्टर। दैट्स क्लियर। हम यह समझ चुके हैं सभी चीजों के बारे में, जैसे आपने पढ़ा शून्य सदिश के बारे में, मात्रक सदिश के बारे में, सहादिम सदिश के बारे में, संरेख सदिश के बारे में, उसके बाद समान सदिश के बारे में, आपने पढ़ा ऋणात्मक सदिश के बारे में। तो ये सब जो आप पढ़ रहे हैं, पढ़ लिए हैं, अब इसके आधार पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो निश्चित रूप से आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछता हूं बोर्ड पे, आप ध्यान से देखिए इसको। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर का विस्थापन का आलेख के द्वारा बतलाइए, आलेख खींचकर इसको बतलाइए। आप जानते होंगे
कि हम इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको वेस्ट, इसको नॉर्थ, इसको साउथ बोलते हैं। और 40 किलोमीटर का विस्थापन मान लीजिए यही है आपका विस्थापन सदिश राशि, इसलिए इसको सदिश के रूप में लिखेंगे। या ओपी आपका विस्थापन हो गया और यह 40 किलोमीटर हो गया, 40 किलोमीटर। यहाँ पर करें उत्तर से, यह आपका उत्तर है, उत्तर से पूरब की तरफ 30 डिग्री, यह मान लेते हैं कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री। यही आपका आलेख हो गया। दैट्स क्लियर, इसमें क्या है, कुछ नहीं है। अब हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स की तरफ कि कौन सदिश है, कौन अदिश है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं पेश करता हूं और उसका आंसर मैं आपसे ही जानना चाहूंगा। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि अब इसमें आपको बतलाना है कौन सदिश है, कौन अदिश है। 10 केजी, केजी क्या है, द्रव्यमान का मात्रा है। तो आप जानते हैं कि द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि। तो जो अदिश होगा मैं उसको क्रॉस कर दूंगा और जो सदिश होगा उसको मैं सही क्या चिन्ह दे दूंगा। तो यह आपका अदिश राशि है, ठीक है। ये क्रॉस क्या बतलाएगा, अदिश राशि के बारे में। ये मैं दर्शा रहा हूं, आप भाषा में लिख सकते हैं अदिश है। फिर उसी प्रकार वाट, 40 वाट, आप जानते हैं वाट शक्ति का मात्रा है और शक्ति क्या है आपका अदिश है, यह अदिश राशि हो गया। यह 2 मीटर उत्तर, तो यहाँ देखिए यहाँ परिमाण भी है और यहाँ दिशा भी है, तो यह क्या है, सदिश है। 40 डिग्री कोण, कोण जो होता है अदिश राशि होता है। कूलम, यहाँ 10 के पावर -19 कूलम है, कूलम आवेश का मात्रक है, यह भी अदिश राशि है। यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण का मात्रक है और आप जानते हैं कि त्वरण का मात्रक जो आपका त्वरण है वह त्वरण जो है सदिश राशि में आता है। अब यहाँ जानते हैं समय कलांश अर्थात समय, तो समय कलांश जो है ये भी आपका अदिश राशि में आता है। दूरी अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है, लेकिन फिर कार्य जो है अदिश राशि है। इस प्रकार आप सदिश और अदिश के बारे में आप पहले से भी फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़े हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं, उसके आधार पर इसको आप अलग अलग छांट सकते हैं कि कौन सदिश है, कौन अदिश राशि है। चलिए हम एक छोटा सा एक और क्वेश्चन और उसके बाद यह आपका पॉइंट आज का क्लास जो है मैं खत्म करूंगा। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ। चलिए अब हम इसको देखते हैं। यह फिगर आप देख पा रहे हैं, इसमें सब तीर का चिन्ह दिया हुआ है। तीर का चिन्ह बतला रहा है दिशा किधर है और हमको जाना है सह आदिम कौन है। सह आदिम का मतलब होता है कि जिसका प्रारंभिक बिंदु एक पर हो, एक ही जगह से शुरुआत हुआ हो। देखिए यहाँ पर इससे ही इसका भी शुरुआत और इससे भी इसका शुरुआत हुआ है, मतलब ए और डी आपका सह आदिम हो गया। क्या हो गया, वेक्टर ए और वेक्टर डी जो हुआ क्या हुआ, सह आदिम हुआ, क्योंकि इसका शुरुआती जो बिंदु है एक ही बिंदु पर है। समान क्या हुआ, समान जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो उसको हम सह आदिम उसको हम बोलेंगे समान सदिश। आप देख रहे हैं कि डी और बी, इसका भी दिशा इधर, इसका भी दिशा इधर, और चूंकि यह वर्ग है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ लिखना भूल गया, यह वर्ग दिया गया है। तो वर्ग जब दिया गया है इसका मतलब चारों भुजें यहाँ फिगर पर आपको दिखाई दे रहा है कि यह आपस में बराबर है या बराबर नहीं है, लेकिन आप जान लीजिए कि यह वर्ग दिया गया है, इसका चारों जो है ये आपस में सब क्या है, बराबर है। तो समान सदिश के रूप में कौन होगा, तो आपने पढ़ा है कि समान सदिश क्या है, जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान हो, समान सदिश है। देख रहे हैं इसका परिमाण भी बराबर है बी और डी का, ये बी और जो डी आपको दिखाई दे रहा है यह बी और डी समान सदिश होगा, क्योंकि इसका परिमाण भी बराबर है और दिशा भी इसका एक ही दिशा में है। तो चलिए अब इसके बाद जानते हैं संरेख परंतु असमान। संरेख का मतलब समानांतर हो, असमान का मतलब जिसका परिमाण और दिशा में से कोई एक बराबर नहीं हो। तो संरेख और असमान में हम बात करें तो ए और सी है। क्यों है, क्योंकि ए और सी ये दोनों एक दूसरे के समानांतर तो हैं, परंतु एक का दिशा इधर है और एक का दिशा इधर है, इसलिए यह असमान सदिश की गिनती में आ जाएंगे। इस प्रकार आपने देखा, आज आपने सीखा, और लास्ट क्वेश्चन फिर से एक बार समझते चलें। सह आदिम सदिश समान और संरेख परंतु असमान। सह आदिम मैंने कैसे जान लिया, जो एक बिंदु से शुरुआत है उसको सह आदिम बोलेंगे, जो एक दूसरे के समानांतर है उसको संरेख बोलेंगे, जिसका दिशा और परिमाण दोनों समान उसको समान सदिश बोलेंगे। इस प्रकार से मैंने इसको पहचान लिया, आप भी पहचान सकते हैं। आप कोई भी बुक बनाइएगा तो आशा है, अगर आप एनसीईआरटी बना रहे हैं तो 10.1 में इस चैप्टर को लिखा गया है और यह चैप्टर जो है आपके लिए बहुत ही छोटा साबित होगा और बेहतरीन तरीका से आप उसको डील कर पाएंगे। तो मुझे आशा है कि आप निश्चित रूप से आपने इस चैप्टर को सफलतापूर्वक समझ लिया है। हम अगले वीडियोस के साथ फिर कल हाजिर होंगे लेकर वेक्टर
अलजेब्रा मतलब सदिश बीजगणित ही 12th का यह क्लास। जब तक पाबंदियां हैं, लॉकडाउन की पाबंदियां हैं, तब तक हम ऑनलाइन क्लास के द्वारा जितना हो सके हम लोग प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए। कहा जाता है कि स्थितियां और परिस्थितियों के अगर भरोसे अगर कुछ किया जाए तो शायद हम स्थितियों और परिस्थितियों को बदल नहीं पाएंगे और ऐसी स्थिति में हमारा भविष्य भी नहीं बदल पाएगा। तो अगर हम स्थितियों और परिस्थितियों से जूझते हैं, जो इस दुनिया में जूझा है, जिसने परिस्थितियों से लड़ा है, स्थितियों को मात दिया है, वही लोग इस दुनिया में चमके हैं। तो बिल्कुल आप संघर्षरत रहिए, जुनून अभी भी मत हारिए। अगर कोरोना के वजह से अगर आप हार जाते हैं, अगर कोरोना के नाम पर कितने दिनों आप घर पे सिर्फ बैठे रहते हैं, इस संदर्भ में कि आपका क्लास या कहीं भी कोचिंग संस्थान या स्कूल कॉलेज खुलेगा, तो मैं आपको बता दूं कि शायद यह खुले या ना खुले, लेकिन आप इसके भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। अपने लाइफ का बेशकीमती 1 वर्ष नहीं गंवा सकते हैं। इसके लिए आप में जुनून, हौसला बिल्कुल होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि हौसला और जुनून जो है आपको एक दिन जरूर सफलता के कगार पर ले जाएगी। और मैं विश्वास के साथ कि आप लगन और मेहनत के साथ अपना स्टडी जारी रखें, चाहे वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे वो किसी भी क्लास के द्वारा या हमारे यूट्यूब माध्यम के द्वारा या फिर किसी दूसरे यूट्यूब चैनल के द्वारा। मैं ये नहीं कहता कि मेरे चैनल के द्वारा ही सीखें, जहां से भी मिलता है, जहां से भी आपको मिलता है ज्ञान का अर्जन कीजिए। कहीं भी बैठ कर अर्जन कर सकते हैं, कहीं भी देख कर अर्जन कर सकते हैं, लेकिन आप अर्जन जरूर करें। तो इसी विश्वास के साथ कि आप दिल और दिमाग से जुनून के साथ नए बुलंदियों को छूने के लिए बेताब हैं और आपके बचे हुए समय में बोर्ड की तैयारी के लिए आप जुनून के साथ प्रयत्नशील हैं। मैं सुनील कुमार पांडे आपसे लेता हूं आज के लिए अलविदा। धन्यवाद।